नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो अड्डा पे। ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट से बोली जाएगी। पहले 1 मिनट का ट्रायल होगा, उसके पश्चात मेन डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। तैयार रहिए दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होने जा रही है। शुरू। प्रकृति का एक नियम होता है और उन्हीं नियमों के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। राजनीति की प्रयोगशाला में कई प्रकार के अनुभव होते हैं, जिसमें जनता की बलि देने से भी नहीं हिचकिचाया जाता। ताज़ा मामला पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान का है, जो पिछले कुछ महीनों से जारी रहा है। किसी सरकार और किसी मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कोई दावा कर रहा है कि यदि कमान मुख्यमंत्री के हाथ रही तब 2022 का विधानसभा चुनाव जीत पाना कठिन होगा। ट्रायल डिक्टेशन समाप्त हुई। मेन डिक्टेशन कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी। तीस सेकंड शेष। दोस्तों, इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पे चले जाइए, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डिक्टेशन शुरू होने वाली है। शुरू। भारत की राजनीति संविधान के ढांचे में काम करती है, जहां पर राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत एक द्विराजतंत्र का अनुसरण करता है, अर्थात केंद्र में एक केंद्रीय सत्ता वाली सरकार और परिधि में राज्य सरकारें। संविधान में संसद के द्विसदन का प्रावधान है, जिसमें एक ऊपरी सदन राज्यसभा, जो भारतीय संघ के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, और निचला सदन लोकसभा, जो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है, सम्मिलित हैं। शासन एवं सत्ता सरकार के हाथ में होती है। संयुक्त वैधानिक बागडोर कार्यपालिका एवं संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के हाथ में होती है। न्याय मंडल शासकीय एवं वैधानिक दोनों से स्वतंत्र होता है। संविधान के अनुसार भारत एक प्रधान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य है, जहां पर विधायिका जनता के द्वारा चुनी जाती है। अमेरिका की तरह भारत में भी संयुक्त सरकार होती है, लेकिन भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जो कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। बहुमत की स्थिति में न होने पर मुख्यमंत्री न बना पाने की दशा में अथवा विशेष संवैधानिक परिस्थिति के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निष्कासित कर सकती है और सीधे संयुक्त शासन लागू कर सकती है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। भारत की पूरी राजनीति मंत्रियों के द्वारा निर्धारित होती है। भारत एक लोकतांत्रिक और धार्मिक और सामुदायिक देश है, जहां युवाओं में चुनाव का बड़ा
वोट केंद्र भारतीय राजनीति में बना रहता है। यहाँ चुनाव को लोकतांत्रिक पर्व की तरह बनाया जाता है। भारत में राजनीतिक राज्य में नीति करने की तरह है। भारत की राजनीति ऐसी राजनीति जो आज के समय में लोकतंत्र के सबसे सही पायदान पर है। भारत की राजनीति जिसमें सभी व्यक्ति को समानता अधिकार प्रदान करने के लिए चुनाव होता है और वही हो रहा है। भारत की राजनीति बाजार की तरह थी, लेकिन वर्तमान सरकार की वजह से अत्यधिक पारदर्शी हो गई है। भारत की राजनीति को अलग अलग तरीकों से, जैसे बाजार का कोई भी सामान अलग अलग मूल्य से कम नहीं हो सकता था, विशेष लोगों के लिए विशेष छूट और अन्य के लिए कोई भी प्रकार की कटौती नहीं। भारत एक लोकतंत्र देश है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का कोई महत्व दिखाई नहीं पड़ रहा था। लोकतंत्र को दिखाई देने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से लोकतंत्र चुनाव तब का समय था कि केवल अपने फायदे के लिए जनता को आगे करें जा रहे थे। राजनीति पूरी तरह से भारत में नाम मात्र का रह चुका था। राजनीति नहीं, यह तो राज्य नीति है। राजनीति का सही अर्थ है राज्य की नीति को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, जो कि पहली बार देश में देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और व्यंग्य बाण चलाना कोई नई बात नहीं है। लोकतंत्र में असहमति बड़ा गुण माना जाता है, पर कई बार जब राजनेता दुर्भावनावश या घृणा भाव से अपने प्रतिपक्षी के प्रति अशोभन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाभाविक ही उनके आचरण पर अंगुलियां उठने लगती हैं। चुनाव के वक्त राजनेताओं की भाषा अक्सर तल्ख हो उठती है, पर पिछले कुछ सालों से इसमें जिस तरह की तल्खी देखी जा रही है, वह लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। सार्वजनिक जीवन में नेता का आचरण काफी मायने रखता है। बहुत सारे लोग उससे प्रेरणा लेते और फिर उसके आचरण को समाज के निचले स्तर पर प्रसारित करते हैं। मगर अफसोस कि कई राजनेता अपने विपक्षी पर वार करने की धुन में अपने पद की गरिमा और मर्यादा का भी ध्यान नहीं रख पाते। इस बार आसन्न चुनाव के मद्देनजर यह प्रवृत्ति कुछ अधिक उभर कर आई दिखती है। इस पर उचित ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने ऐतराज जताया है। हालांकि उनका आरोप सत्ता पक्ष पर ऐसी भाषा के उपयोग को लेकर है, पर ध्यान देने की बात है कि इस मामले में शायद ही कोई राजनीतिक दल पीछे है। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों का जनाधार जाति, धर्म, क्षेत्रीय अस्मिता पर टिका हुआ है। वे उन्हीं की राजनीति करते हैं, इसलिए केंद्र या राज्य में अपने प्रतिद्वंद्वी दल की सरकार पर अक्सर उनका तल्खी भरा बयान ही सुनने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रीय दल इस मामले में ज़्यादा मुखर नजर आते हैं। चाहे सपा, बसपा, राजद हो या दूसरे दल, उनके नेता कड़वी भाषा का इस्तेमाल करके ही अपने मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करते हैं। इस तरह यह
परिपाटी सी बनती गई कि अपने प्रतिपक्षी पर प्रहार करना है तो कड़वी और अशोभन भाषा का उपयोग करना ही चाहिए। ऐसी भाषा जब नेता ग्रहण करते हैं तो उसे और विकृत करते हैं। विवेकहीन तरीके से तथ्यों को पेश करते, मतदाताओं को बरगलाने का प्रयास करते और कई बार गाली गलौज तक की भाषा बोलने लगते हैं। यह लोकतंत्र की गरिमा को चोट पहुंचाने वाली प्रवृत्ति है। मगर हैरानी की बात कि कोई भी राजनीतिक दल अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को भाषा के मामले में संयम और शालीनता बरतने की सीख नहीं देता। कई बार ऐसे नेता अपने वरिष्ठों से पुरस्कृत होते देखे जाते हैं जो अपने विपक्षी के खिलाफ तल्ख और अशोभन भाषा का उपयोग करते हैं। विचित्र है कि आजकल टीवी और सोशल मीडिया ने ऐसी भाषा वाले बयानों को चटखारे लेकर और बढ़ा चढ़ा कर परोसना शुरू कर दिया है। इस तरह आम लोगों का मानस कुछ इस तरह बनाने का प्रयास हो रहा है कि एक पान की दुकान पर खड़े होकर बतियाने वालों की भाषा और माननीय प्रतिनिधियों की भाषा में कोई अंतर नहीं होता। आम जनजीवन की भाषा को राजनीति की भाषा बनाना अच्छी बात है, पर उसकी मर्यादा का ध्यान न रखना असंवैधानिक है। शायद राजनेताओं ने मान लिया है कि मतदाताओं को वही भाषा पसंद आती है, उसी भाषा में दिए बयान उन्हें प्रभावित करते हैं जिसमें कुछ अशोभन शब्दों का समावेश हो। नहीं तो कोई और कारण नहीं हो सकता कि सत्ता के शीर्ष नेतृत्व की भाषा में भी संयम नहीं दिखाई देता। संपूर्ण विराम।